नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी विषय की हमसफ़र सुनीता। आशा करती हूँ आपको नया रास्ता का पहला अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से पढ़ ले और समझ ले, क्योंकि मैं आज नया रास्ता का दूसरा अध्याय पढ़ाने यानी समझाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करें। अध्याय दूसरा। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। यहाँ पे देखो, आज मीनू को मेरठ से लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो प्रात यानी सुबह जल्दी, सुबह सुबह दयाराम जी कौन है? मीनू के पिताजी। वह सभी घर के सदस्यों को कहते हैं कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि मेहमान आने के बाद तो हम नहीं घर सजा सकते। इसलिए मेहमान आने से पहले जितना हो सके उतना सब काम निपटा लो। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी। यथास्थान यानी जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ रख दी। एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। मध्यम श्रेणी यानी दयाराम जी मध्यम श्रेणी के थे। वो ना तो ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे। फिर उनकी हैसियत यानी क्षमता के अनुसार उन्होंने बैठक रूम को अच्छी तरह से सजाया। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने शुरू हो गए। व्यंजन यानी पदार्थ, खाने के पदार्थ अलग अलग। कोई मेहमान आते तो उस दिन हम भी तो घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से मंगवाई गई। सबकी नज़रें दरवाजे पे लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतज़ार होने लगा। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। भगवान से न जाने उन्होंने कितनी मनौतियाँ माँ ने मांगी थी। माँ को तो लग रहा था कि इस बार तो मीनू का विवाह हो ही जाएगा, शादी की बात तो पक्की हो ही जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार लड़के वाले देखने आए थे, कई बार उन्होंने घर को सजाया था और फिर वह मीनू को ना करके चले जाते थे। लेकिन इस बार माँ को ऐसा लग रहा था कि यह रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र यानी जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मेहमानों का स्वागत किया। मीनू को देखने के लिए लड़का अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आई थी। उनके आतिथ्य यानी आदर सत्कार, उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होने दी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश और नई उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हो। हमारे भी घर मेहमान आते हैं तो हम बड़ी लगन से और हृदय से उनका स्वागत करते। बस मीनू के परिवार वाले भी वही कर रहे थे। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद मीनू कमरे में आती है। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए मीनू बहुत सुंदर लगती है। आज मीनू ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की। अब जब लड़का देखने आता है तो लड़की थोड़ी शर्माई हुई होती है, इसलिए वह दबे पांव आकर चुपचाप बैठी रहती है। अमित उससे कुछ सवाल पूछता है। मीनू, तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया। जी हाँ, प्रथम श्रेणी में पास किया है। वेरी गुड कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आते। अमित बहुत खुश होता है। अरे वाह, लड़की तो बहुत होशियार है। फिर अमित उसे अगला सवाल पूछता है, तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? तब मीनू कहती है, जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग, घर के सभी काम मैं कर लेती हूँ। तभी अमित उसे तीसरा सवाल पूछता है,
क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता और बहन के साथ रहना पसंद करोगी? संयुक्त यानी एक दो पीढ़ियों से घर के हर एक सदस्य एक साथ रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। तब मीनू कहती है जी हाँ, और अपनी गर्दन झुका लेती है। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रहे, उसका आदर सत्कार करे। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। जहाँ तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। बच्चों, पेन उठा लो और इस पंक्तियों को हाईलाइट कर लो, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अमित को शादी के लिए जो लड़की चाहिए थी वो कैसी चाहिए थी, या फिर अमित किस तरह की लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी क्या इच्छाएं थी। तब आपको उसका उत्तर यहाँ मिलेगा। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके माता पिता का आदर करे, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करे, और मीनू ने तो हाँ कर दी थी। इसलिए अमित बहुत खुश हो गया था। और जहाँ तक रंग रूप का सवाल था मीनू का, तो वो कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अमित कभी ऐसा नहीं सोचता था कि कोई भी लड़की सुंदर या कुरूप होती है। उसे हर एक लड़की में सिर्फ गुण होने चाहिए, ऐसा उसका सोचना था, ना कि उसे रंग रूप से कोई लेना देना था। इसलिए उसने मीनू का रंग नहीं देखा, उसे उसके गुण बहुत अच्छे लगे और वह उसके हृदय में समा गई। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। आशा को देखकर सबकी नज़रें उस सुंदर से चेहरे की ओर जम गई, जिसमें नव यौवन का निखार था। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। बस बातचीत चल ही रही थी कि उतने में वहाँ पे मीनू की छोटी बहन आशा आ जाती है। और जब वह आती है तो अमित के माता पिता की नज़रें उसके चेहरे से नहीं हटती, क्योंकि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा दिखने में सुंदर थी। अमित और उसके माता पिता ने आशा से कुछ प्रश्न पूछे। आशा हंस हंसकर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा रूपवती है। अमित और अमित के माता पिता मीनू की बहन आशा से कुछ प्रश्न पूछते और आशा भी उनके सही उत्तर दे देती है हंस हंस कर। लेकिन यह बात मीनू की माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि आशा मीनू से कहीं ज़्यादा सुंदर है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में तो कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और भी अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता और घबराहट झलक रही थी। बच्चों, यहाँ पे भी पेन से आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि अध्याय दूसरे में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया है कि जब लड़का लड़की को देखने आता है तो उसे परीक्षा का समय क्यों कहते हैं। उस समय को परीक्षा का समय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह परीक्षा लड़की के लिए होती है, क्योंकि लड़की उस समय बहुत घबराई हुई होती है। उसे पता नहीं चलता है कि उसे जो देखने वाले लड़के उसके माता पिता आने वाले हैं वह उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो परीक्षा का फल क्या आता है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे साथ भी होता है ना, जब हमारी परीक्षा होती है तो हम भी बहुत डरे रहते हैं कि जब परीक्षा का परिणाम आता है तो पता नहीं होता है कि अरे क्या आएगा, कैसे हमारे गुण आएंगे। फिर हमारा भी अंतर्द्वंद शुरू होता है। अंतर्द्वंद यानी हमारे अंदर ही सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं अंतर्द्वंद। इसलिए मीनू के भी हृदय में अंतर्द्वंद शुरू हो गया। और जब हम बहुत
सोच विचार में डूबे रहते तो हमारा चेहरा उदास हो जाता है और वह उदासी सबको घबराहट लगने लगती है। वैसे तो हम घबराए हुए नहीं रहते, किंतु उदासी के कारण सबको लगता है कि हम घबरा गए हैं। मीनू का भी ठीक वैसे ही हाल हुआ था। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आ रहा था। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मीनू की छोटी बहन आशा हंस हंस कर अमित और अमित के माता पिता से बातें करे। इसलिए उसकी माँ ने उसे झट से बुला लिया और कहा, क्यों इतना हंस हंस कर तुम बातें कर रही हो? पर माँ, इससे क्या हो जाता है यदि मैं हंस हंस कर बातें करूँ तो? मैंने तो सिर्फ उत्तर दिए जो उन्होंने मुझे पूछा। क्या उनकी बातों का रोककर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकत करते हुए माँ से कहा। बचकानी यानी बच्चों जैसी हरकत करते हुए। आशा का भी सही है, वह कहती है वह मुझे सवाल पूछ रही है और मैं हंसकर उसके जवाब दे रही हूँ। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को और क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर। माँ और गुस्सा हो गई। उसने आशा से कहा, तुम बच्चों जैसी हरकत मत करो। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान हुआ? माँ उसे हंसने क्यों नहीं दे रही थी, क्यों मना कर रही थी? और यही अंतर्द्वंद्व आशा के कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चल रहा था। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब, आपका क्या जवाब है? मीनू के पिताजी अमित के पिता से कहते हैं, क्या आपको मीनू पसंद आई? आपका क्या जवाब है? तब मायाराम जी कहते हैं, जी घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने उनसे विदा ले ली। देखो बच्चों, यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि घर जाकर विचार करेंगे, क्योंकि हम भी कोई भी निर्णय होता है वही के वही नहीं कर लेते। घर के सब सदस्य एक साथ आकर बैठते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उसी के बाद हम कोई निर्णय तक पहुँचते हैं। और रहा सवाल जवाब देने का, तो तब तो टेलीफोन नहीं थे, इसलिए उन्हें हाँ या ना का जवाब पत्र से लिखना होता था। इसलिए वह कहते हैं कि घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। और यह कहकर वह विदा यानी चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास में ही आकर बैठ गई। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। माँ भी आज थोड़ी थक गई थी। हाँ भाई, क्यों ना थके, जब मेहमान आते हैं तो सुबह से काम में लगना पड़ता है। फिर मेहमानों के जाने के बाद माँ भी थोड़ी थकी हुई थी। वह जाकर मीनू के पिताजी के पास बैठ गई और उनका चेहरा देखने लगी। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी। अभी देखो, यहाँ पे हर एक पत्नी को पता रहता है कि उसका पति क्या सोच रहा है। जब उनसे रहा न गया, उनसे यानी मीनू की माँ से, जब मीनू के माँ से रहा न गया, तब वह बोल ही पड़ी, अजी, आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता होगा या नहीं? तब दयाराम जी यानी मीनू के पिताजी कहते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था, उन्हें लगता है कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है हाँ भी हो जाएगा, क्योंकि अमित तो बड़ा प्रसन्न लग रहा था जब वो मीनू से प्रश्न पूछ रहा था। तब माँ कहती है, हाँ, हमारी मीनू भी तो देखने में कितनी अच्छी है। वही अमित की बहन भी तो पास में ही बैठी थी, जिसका नाम मधु है। वह तो अपने मीनू से थोड़ी कम ही दिखती है। फिर तो हमारी मीनू उन्हें जरूर पसंद आ जाएगी। तब पिताजी कहते, देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यह रिश्ता हो जाता है। वह कहते, अच्छा होगा यदि यह रिश्ता हो जाता है। वैसे जहाँ संजोग होता है, होता तो वहीं पर है।
अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हाँ, अभी मीनू के पिता का कहना भी ठीक है, क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, देखते हैं क्या होता है, जो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जहाँ चाहेगा वहाँ मीनू का रिश्ता होगा। तब मीनू की माँ कहती है, हाँ यह तो आपने ठीक कहा। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास न होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। हाँ, मीनू भी आज काफ़ी थक गई थी, इसलिए मीनू भी अपने कमरे में चली गई, जहाँ पहले से ही आशा गुस्से में बैठी है, क्योंकि उसे माँ ने डांटा था। किंतु वह अपनी दीदी यानी मीनू को नहीं बताती कि थोड़ी देर पहले माँ ने उसे डांटा था। तब आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोलती है, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मीनू कहती है, चल हट, मजाक करती है। तब आशा कहती है, नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ। मीनू कहती है, अच्छा अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता से तात्पर्य है, तुझे अच्छी लगने से क्या होता है भाई? आगे क्या होगा ये किसको पता है? क्या पता क्या होगा? जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो तुम पसंद अवश्य आई होगी, ऐसा आशा कहती है। मीनू कहती है, देखो क्या होता है। यह कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली जाती है। बच्चों, आज का दूसरा अध्याय यही खत्म होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको यह अच्छा लगता होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।